सभी का हमारे समसामयिक कार्यक्रम न्यूज ओसा वीकली रिव्यू में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाओं से जुड़े हुए समसामयिक विषयों का साप्ताहिक विश्लेषण करना या उसकी समीक्षा करना। यह कार्यक्रम नियमित रूप से सप्ताह में आपके बीच में लाया जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है पिछले सप्ताह अर्थात बीते हुए सप्ताह में इजराइल और बहरीन के बीच हुए समझौते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने में इजराइल ने सर्वप्रथम संयुक्त अरब अमारात के साथ समझौता किया है और उसके पश्चात बहरीन के साथ समझौता किया है, जिससे कि कहीं न कहीं मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में शांति की संभावना दिखाई दे रही है। 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इसे अपनी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत किया या मध्य पूर्व में शांति स्थापना के प्रयासों में अपने योगदान को इंगित करने की कोशिश की, जिसका लाभ अमेरिका को आने वाले नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को अपने नागरिकों के बीच में रख करके खुद को पश्चिम एशिया के शांति दूत के रूप में या मध्य पूर्व के शांति के दूत के रूप में स्थापित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह समझौता, इस समझौते का उद्देश्य क्या है और दूसरा इस समझौते का वैश्विक स्तर पर प्रभाव क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाना पड़ेगा। यदि हम इतिहास के गर्भ में देखते हैं तो मध्य पूर्व काफी हद तक आधुनिक समय में विश्व का सबसे अस्थिर क्षेत्र रहा है। इसकी अस्थिरता के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है इसमें कि इस क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों का होना, जिसकी वजह से विश्व की बड़ी महाशक्तियां निरंतर इस क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखती हैं और प्रायः एक दूसरे से टकराती भी हैं और इन क्षेत्र के देशों के बीच भी द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं अपने हितों को साधने के लिए। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इन देशों के बीच आपस में सांस्कृतिक, निर्जातीय और मजहबी विवाद जो कि सदियों से चला आ रहा है। पहला विवाद है मजहबी यहूदियों और मुसलमानों के बीच में, जो कि सांस्कृतिक रूप से सदैव अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं और इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को निरंतर बढ़ाने के लिए द्वंद्व में उलझे रहते हैं। मजहबी विवाद और सांस्कृतिक विवाद में ही दूसरा विवाद है मुसलमानों के बीच में आपसी 2 गुटों का होना, एक शिया गुट और सुन्नी गुट। और ये शिया और सुन्नी गुट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और चाहते हैं कि अरब वर्ल्ड का या पश्चिम एशिया का और दुनिया भर के मुसलमानों का जो नेतृत्व हो वे अपने गुटों के हाथ में रखें या अपने हाथ में रखें। सुन्नी गुट अपने हाथ में रखना चाहता है और शिया गुट अपने हाथ में रखना चाहता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल की स्थापना वर्ष 1949 में हुई और इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में ब्रिटिश लोगों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पश्चिम एशिया में यहूदियों को लाकर बसा करके किया। दुनिया भर के यहूदी इकट्ठा हुए यरूशलेम में, जो कि पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, फिलिस्तीन देश के नाम से जाना जाता था। और इन लोगों ने अपने लिए एक नए राष्ट्र इजराइल की स्थापना की। ब्रिटेन के द्वारा मान्यता दिया गया। फिलिस्तीन राज्य के 2 टुकड़े हुए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा गया और यहूदी बहुल क्षेत्र को इजराइल कहा गया। पूरा मध्य पूर्व में यदि हम एक नजर डालें तो इसमें 21 से 23 देश हैं और लगभग इजराइल को छोड़ करके सभी देश मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। 1949 की इजराइल की स्थापना के बाद से ही मुस्लिम राष्ट्रों ने मध्य पूर्व के इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी है। इससे कहीं न कहीं इजराइल और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच निरंतर द्वंद्व और संघर्ष बना रहता है, जो कि 1967 में एक बड़े युद्ध में भी तब्दील हुआ और इजराइल ने 1949 में तय उसकी सीमा से बाहर जाकर के अपनी सीमा का विस्तार किया और मुस्लिम बहुल्य फिलिस्तीनी इलाके पर
नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद से ही मुस्लिम राष्ट्रों और इजराइल के बीच में लगातार द्वंद्व और संघर्ष बना हुआ है। कभी भी किसी मुस्लिम राष्ट्र ने लंबे समय तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन का यह प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में इजराइल को मुस्लिम राष्ट्र मान्यता दें, विशेषकर सुन्नी राष्ट्र मान्यता दें, और जिसके कारण ब्रिटिश और अमेरिकी हित इस क्षेत्र में सुरक्षित बने रहें, रूसी खेमे के खिलाफ और ऊर्जा के संसाधनों पर ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस का नियंत्रण बना रहे। मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो बड़े खिलाड़ी जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही बने हुए हैं, वे दो पुरानी महाशक्तियां हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, और नई महाशक्तियों के तौर पर रूस और अमेरिका उभर के सामने आए। हालांकि जो नई महाशक्ति अमेरिका है, यह ब्रिटेन की ही अभिव्यक्ति है, आधुनिक अभिव्यक्ति है। तो ये तीन देश सदैव एक तरफ रहे और रूस दूसरी तरफ। जो इनके मजहबी विवाद बने रहे इस क्षेत्र में, वे भी कहीं ना कहीं सिया सुन्नी का जो विवाद बना रहा, तो सुन्नी राष्ट्र अमेरिकी खेमे में, सिया राष्ट्र सोवियत के खेमे में, और वर्तमान में रूस के खेमे में। जैसे ईरान सिया राष्ट्र है, रूसी खेमे में, सीरिया सिया राष्ट्र है, रूसी खेमे में, यानी कि इनके शासक शिया है। और जो सुन्नी शासक वाले हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, या फिर जो यहूदी राष्ट्र हैं, ये अमेरिकी खेमे बने रहे। एक तो यहूदी और मुस्लिम विवाद होने के बावजूद भी यहूदी राष्ट्र और सुन्नी राष्ट्र अमेरिकी खेमे में रहे, किंतु इनके बीच का अपना आंतरिक विवाद बना रहा। दूसरी तरफ सिया राष्ट्र सोवियत संघ के खेमे में चला गया और वह चाहता था कि नेतृत्व इस्लामिक जगत का वह करे। तो इनके बीच में अंतर्द्वंद सदैव बने रहते हैं। इन्हीं अंतर्द्वंदों के बीच में यह शांति समझौता एक नई किरण है सुन्नी राष्ट्र और इजराइल के बीच संबंधों को स्थिर बनाने के लिए और इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों की वृद्धि के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस समझौते से लाभ किसको होगा और क्या इससे शांति की स्थापना होगी। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने तक की मांग कर रहे हैं इस प्रयासों के जरिए, वह कितनी सच्चे रूप में वैश्विक शांति की ओर प्रभावकारी साबित होगी। तो सबसे पहले संयुक्त अरब अमारात और इजराइल के बीच जो समझौता हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इजराइल की मान्यता, जो पहला लाभ हुआ है वह इजराइल को हुआ है कि इससे इजराइल की वैधता इस क्षेत्र में बढ़ गई है। यानी कि इस्लामिक राष्ट्र जो मान्यता नहीं दे रहे थे, उसमें से संयुक्त अरब अमारात ने इसको मान्यता दे दी है। बहरीन के साथ भी शांति समझौता होने से कहीं ना कहीं इजराइल की मान्यता बहरीन के बीच में भी बढ़ी है, यानी वैधता बढ़ गई है इस क्षेत्र में। केवल ऐसा नहीं है कि केवल यही दो राष्ट्र अभी मान्यता दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिसको अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने, शीत युद्ध का दौर था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वंद्व चल रहा था, सिया राष्ट्र सोवियत खेमे में थे, तब भी चाहते थे कि सुन्नी राष्ट्रों और इजराइल के बीच शांति समझौते हो और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़े, जिसका सर्वप्रथम प्रयास किया था 1970 के दशक के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने। और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही सर्वप्रथम 1979 में मिस्र और इजराइल के मध्य समझौता हुआ और जिससे कि इजराइल को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र मिस्र बना। हालांकि फिलिस्तीन और उसके समर्थकों ने इसका विरोध किया था। इसके पश्चात अगली कड़ी में सफलता मिली अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को, जब उन्होंने 1994 में जॉर्डन और इजराइल के मध्य समझौता कराया। हालांकि इसके बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत सफल नहीं हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सफलता निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता है, विशेषकर उस समय में जब पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में वर्तमान समय में ऊर्जा के लिए या ऊर्जा के संसाधनों के लिए द्वंद्व छिड़ा हुआ है। तो संयुक्त अरब, तो इजराइल को इतने फायदे हुए हैं। अब संयुक्त अरब अमारात को क्या फायदा होगा कि संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब ये रूढ़िवादी राष्ट्र हैं और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे इस्लामिक जगत का नेतृत्व वे करें, इसका नेतृत्व शिया गुट ईरान के हाथों में ना आने पाए। और रूसी खेमे का जो शिया गुट का जो ईरान राष्ट्र है वो निरंतर शक्तिशाली होता चला जा रहा है और वह कहीं ना कहीं इजराइल को भी धमकी देता है। और जो ये रूढ़िवादी सुन्नी राष्ट्र हैं जिसमें राजवंश या पैट्रियार्की विद्यमान है, एलिट क्लास डेमोक्रेसी है या राजतंत्र है, इनको धमकाने का प्रयास करता है। तो सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमारात जिसने पहला समझौता किया है,
इसके शासकों को फायदा ये मिलेगा कि इजराइल इन्हें हथियारों से सुदृढ़ बनाएगा और कहीं ना कहीं ईरान शिया राष्ट्र से निपटने के लिए इजराइल और संयुक्त अरब अमारात एक साथ आएंगे। दूसरा, संयुक्त अरब अमारात को, बहरीन को भी यही फायदे होंगे। दूसरा, संयुक्त अरब अमारात और बहरीन को फायदा होगा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनकी धूम मचेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अरब राष्ट्रों में केवल संयुक्त अरब अमारात ही ऐसा एक राष्ट्र है जिसने कि अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्षयान भेजा है और यह अरब राष्ट्रों में एक बड़ी कामयाबी है। इसी को देख करके उम्मीद लगाई जा रही है कि अन्य दूसरे सुन्नी राष्ट्र भी इस क्षेत्र में आएंगे ताकि अपने प्रभाव को वृद्धि कर सकें और इजराइल का सहयोग लेकर के वे कहीं न कहीं विश्व के इस्लामिक राष्ट्रों का नेतृत्व कर सकें। अब अमेरिकी हितों में क्या वृद्धि हुई है? अमेरिका को इस समझौते से फायदा यह हुआ है कि वह अपने देश के भीतर यह बताने में सफल होगा कि उसने रूसी खेमे को कमजोर करने के लिए सुन्नी ब्लॉक और यहूदी इजराइल को इकट्ठा कर दिया है। दूसरा लाभ होगा डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अपने चुनाव प्रचार जो कि नवंबर में होने वाला है उसमें अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में अपने वोटर्स के मध्य रखेंगे कि पश्चिम एशिया में उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को किस हद तक स्थापित किया है सोवियत संघ या रूस को चुनौती देने के लिए। तो यह अमेरिका को लाभ होगा। हालांकि अमेरिकी खेमे के जो लोग हैं या विद्वान हैं यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वैश्विक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जब हम वैश्विक शांति को जब महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हैं तब इन घटनाओं की समीक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू से ही ये खेमे बटे रहे अमेरिका और सोवियत संघ में। तो फिर आज के दौर की जो राजनीति है मध्य पूर्व की तुलना में और भी विघटनकारी है। पूर्व में केवल दो ही महाशक्तियां हुआ करती थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और सुन्नी राष्ट्र और इजराइल यहूदी ये सभी अमेरिकी खेमे में थे और शिया जो राष्ट्र था ईरान था वह रूसी खेमे में था। लेकिन वर्तमान हालात बदल चुके हैं। यदि देखा जाए तो इराक में भी शिया सरकार या शिया बहुल राष्ट्र के रूप में इराक उभर करके सामने आया है। तो इस वक्त मध्य पूर्व में तीन अलग अलग धुरियां हैं और तीनों ही अपने आप को इस्लामिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। तो सबसे पहला तो है सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन, जो कि अमेरिकी खेमे के हैं। इसी में यूनाइटेड अरब अमारात भी है, ये अमेरिकी खेमे के। ये चाहते हैं अपने रूढ़िवादी शासकों को बचा करके पूरे इस्लामिक जगत को अपना फॉलोअर बनाएं और यह साबित करें कि यही इस्लामिक जगत के नेतृत्व करता है। फिर दूसरे तौर पर जो दूसरी धुरी उभर करके आई है हाल के वर्षों में वह है तुर्की और कतर का। हालांकि तुर्की पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही मित्र रहा है, नाटो का ही सदस्य रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसने अपने पुराने गौरव को वापस लाने का, जिस समय कि ओटोमन साम्राज्य था और उसके खलीफा के अधीन पूरा इस्लामिक वर्ल्ड डील होता था, ये नए सपने के साथ उभरा है और इसने अमेरिका से दूरी बना करके रूस का खेमा ज्वाइन करने का प्रयास किया और यह चाह रहा है कि जो दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र हैं वह सऊदी अरब को अपना गुरु ना मान करके इसे अपना गुरु माने और यह ओटोमन साम्राज्य के पुराने गौरव को स्थापित कर दे। तो इससे कहीं ना कहीं अरब राष्ट्रों और तुर्की के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है और यह शांति समझौता अरब राष्ट्रों संयुक्त अरब अमारात, बहरीन और इजराइल के मध्य है। तो कहीं ना कहीं इजराइल से भी दूरी बढ़ी है तुर्की की और तुर्की महाशक्ति के रूप में उभरने का इस रूप में प्रयास कर रहा है कि इसने भूमध्य सागर के मध्य भी विवाद उत्पन्न कर रखा है। तो यह शांति समझौता एक गुट को इकट्ठा करने में ज्यादा सफल हो रही है, ना कि पूरे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में। तीसरा गुट इराक और ईरान का है, जो कि शिया बहुल हैं और ये चाहते हैं कि पूरे इस्लामिक मुल्क जो है इजराइल को काफिर माने, शैतान माने और इजराइल का साथ देने वाले सऊदी और यूनाइटेड अरब अमारात को शैतानी शक्तियों के रूप में स्थापित करें और ईरान के नेतृत्व में इस्लाम आगे बढ़े शिया राष्ट्रों में। और इस पर रूस का प्रत्यक्ष हाथ रहा है। इससे ही कहीं ना कहीं इजराइल, संयुक्त अरब अमारात और बहरीन खौफजदा है, जिसके लिए ये आपस में इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ईरान को समाप्त अगर कर दिया जाएगा तो एक धुरी को हम मिटाने में सफल होंगे, जो कि शिया राष्ट्रवाद के रूप में उभरा। और आजकल ईरान का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी अरबियन पेनिनसुला में जहां जहां भी शिया जनसंख्या है
वहां तक है। और ईरान कहीं ना कहीं उन गुटों को, शिया गुटों को हथियार मुहैया कराकर, संसाधन मुहैया कराकर अमेरिका के खिलाफ भड़काने का प्रयास करता है। तो ये चीजें, तो ये जो 3 ब्लॉक्स उभर करके आएंगे, इस्लामिक विश्व को कभी इकट्ठा नहीं होने देंगी। और इस शांति प्रक्रिया जो इन देशों के बीच हो रही है, ये एक और नए ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा और इन तीनों धुरियां कहीं ना कहीं आपस में टकराने के लिए और विवश होंगी। इसी में एक चौथी कल्पना भी है इस्लामिक ब्रदरहुड का, जो कि मिस्र से कभी उभरी थी। इस्लामिक ब्रदरहुड की फिलॉसफी ये थी कि पूरे दुनिया को इस्लामिक दुनिया में यदि बदलना है तो सारे इस्लामिक मुल्क इकट्ठा हों, इस्लामिक लोकतंत्रों की स्थापना हो और जो रूढ़िवादी शासक हैं, जो किसी खेमे से जुड़े हुए हैं, उनका पतन किया जाए। हालांकि यह इस्लामिक ब्रदरहुड आजकल आतंकवादी संगठन के रूप में इसकी मान्यता है, बहुत लेजिटिमेसी अरब वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में मैंने बताया कि सऊदी अरब से लेकर के यूनाइटेड अरब अमारात तक ये सभी रूढ़िवादी शासक हैं और ये किसी भी रूप में अपनी वैधता को चुनौती देने वाले किसी भी संगठन को, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या मजहबी, स्वीकार नहीं करते। और संयुक्त अरब अमारात तो इस्लामिक ब्रदरहुड का घोर विरोधी है और वह चाहता ही नहीं है कि यह पनपे इस क्षेत्र में। और इजराइल भी, चूंकि यहूदी अस्तित्व के लिए इस्लामिक ब्रदरहुड खतरा है, तो वह भी नहीं चाहता कि यह पनपे। तो ऐसी अवस्था को बनाए रखने के लिए भी इजराइल और संयुक्त अरब अमारात को साथ आना पड़ता, बहरीन को साथ आना पड़ता और समय के साथ सऊदी अरब और इजराइल जिसको आगे समझौता होता है तो उसकी भी यही परिस्थितियां होंगी, यही मांग होंगी। तो ये रहा गुटों का उदय और इसमें समस्याएं। तो यह समझौता कोई बहुत व्यापक शांति लाने की स्थिति में नहीं होगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चाहते हैं, उन्हें नोबेल दिलाना चाहते हैं। अब भारत को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? भारत के लिए सबसे बड़े फायदा तो यह हुआ कि वर्तमान समय में भारत सोवियत खेमे यानी कि रूसी खेमे के साथ भी संबंधों को बना रहा है और अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को बनाने का प्रयास कर रहा है। और मध्य पूर्व में जो ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनके बीच में यह भी अपने प्रभाव को एक छोटे खिलाड़ी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर, यही नहीं कर रहा है। छोटे खिलाड़ी के रूप में जापान और चीन भी विद्यमान है इस क्षेत्र में, हालांकि इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। तो भारत को लाभ यह हुआ है कि 1990 के दशक के पहले भारत केवल अरब देशों के साथ संबंध रखना पसंद करता था, ताकि भारत के भीतर के मुस्लिम उससे नाराज ना हो, साथ ही साथ अरब वर्ल्ड के देश नाराज ना हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इजराइल से दूरी बनाना जरूरी था। अब चूंकि अरब राष्ट्र ही यूएई, बहरीन और सऊदी अरब इजराइल के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भारत को एक लाभ तो होगा कि अब भारत दोनों के साथ बेहतर संबंधों को साध सकता है निर्विवाद रूप से। और दूसरे गुट के द्वारा यहूदी और सुन्नी गुटों में आपसी टकराव ना होने से तो इसको इनके आपसी द्वंद्व से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि 1992 में नरसिम्हा राव ने यह प्रयास किया था इजराइल से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाकर, और 2002 में जब एरियल शेरॉन आए थे तब भारत इजराइल संबंध स्ट्रेटेजिक रूप धारण कर लिया था। फिर भी कहीं ना कहीं जो फिलिस्तीन समर्थक राष्ट्र से वे हमारा विरोध करते थे इजराइल का मित्र होने के कारण, अब वह विरोध काफी हद तक सॉफ्ट वे में कमजोर पड़ेगा। तो यह भारत को लाभ होगा। लेकिन साथ ही साथ भारत की भी समस्याएं अपनी हैं कि यदि भारत इन गुटों के साथ संबंध को बनाए रखने में सफल होता है तो रूसी खेमे के देशों के साथ इससे टकराव ना पड़ेगा, जैसे ईरान है। और हाल के वर्षों में तुर्की जो अपना पुराना ओटोमन साम्राज्य का गौरव दिखाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे छुटभइये राष्ट्रों को या छोटे राष्ट्रों को। तो फिर भी कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की सबसे पहली स्थिति यह होनी चाहिए कि गल्फ कंट्रीज के साथ हमारी रिश्ते और मजबूत होंगे, इजराइल के साथ और मजबूत होंगे। साथ ही साथ भारत को इनके आपसी विवादों से खुद को अलग रख करके कहीं ना कहीं ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को धीरे धीरे ही विकसित कर सकें, किंतु निर्विवाद रूप से विकसित करें और हमारी वैधता इस क्षेत्र में कायम रहे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यह समझौता शांति समझौते का एक प्रयास तो है, किंतु यह पूर्ण रूप से मध्य पूर्व में कोई शांति हाल के वर्षों में लाने वाला नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व खुद ही 3 गुटों में बता हुआ है और तीनों गुट आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण के लिए और दूसरे अपने समाज को के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिलहाल शांति की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। फिर भी
भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है यह कहना मुश्किल है। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम लगाना चाहूंगा। फिर मिलेंगे हम नए मुद्दे और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।